नमस्कार, मैं शाहिद अहमद। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। तो साथियों, आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह दर्शकों के साथ में मैं कुछ समस्याएं लेकर के आया हूं, जिन समस्याओं से आज लोग ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग पर। देखिए, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शिक्षा विभाग में। देखिए, शिक्षा विभाग में जो चल रहा है ये सारे लोग जानते हैं। मैं भी फेसबुक पर पोस्टें पढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पोस्ट डालते हैं कि शिक्षा विभाग पे सरकार काम क्यों नहीं करती। शिक्षा विभाग पे इतनी लूट चल रही है, इतना ये चल रहा, वो चल रहा, बहुत सारी चीजें मैं फेसबुक पर मैं देखता रहता हूँ, अखबारों में मैं पढ़ता रहता हूँ कि सरकारों को स्वास्थ्य विभाग पे काम करना, शिक्षा विभाग पे काम करना चाहिए और ज़रूर ही करना चाहिए। तो देखिए, एक गरीब आदमी अगर उसके मान लो 3 या 4 या 5 बच्चे हैं, अगर वो मान लो पढ़ाना चाहता है, तो उसका पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निजी स्कूल इतने खुल चुके हैं और ऐसे-ऐसे स्कूल चल रहे हैं। मेरे यहाँ सैद नगली, जो कि मेरा जो गाँव पड़ता है, वो सैद नगली पड़ता है, और सैद नगली के अंदर सैद नगली नगर पंचायत में कई लगभग आधा दर्जन ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो कि घरों में स्कूल चल रहे हैं। उनका ना कोई बोर्ड है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही कोई सरकार से मान्य करता। अब ऐसे स्कूलों की अगर माने, तो उन स्कूलों में क्या होता है, क्योंकि अपनी मन मर्जी फीस जो है उड़ाई जाती है। गरीब हो या अमीर हो, अमीर से थोड़ा पैसा कॉस्टली लिया जाएगा, कम लिया जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच होती है नेताओं से, उसकी पहुंच होती है प्रशासनिक या विभाग के अधिकारियों से, उसकी पहुंच होती है शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो उनको देखते हुए अमीर से पैसा कम लिया जाता है। लेकिन जब गरीब अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है, मान लीजिए कक्षा 2 के क्लास में जो आप मान लो, या नर्सरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है, तो देखिए एडमिशन के नाम पर उसे क्या क्या हो जाता है कि एग्जाम फी आपको जमा करनी है, स्कूल में जनरेटर है, पंखे बच्चे के लिए चल रहे हैं, वो फीस आपको जमा करनी है, कोई नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उसमें आपको जमा करनी है, यहाँ तक कि छुट्टी तक का पैसा जो है दिया जाता है। और मान लीजिए कोई टीचर का किसी का जन्मदिन है, या मान लो एक स्कूल के प्रिंसिपल का जन्मदिन है, तो उसमें से भी हर महीने 100 रुपए या 10 रुपए, या मान लो जिस दिन जन्मदिन होगा उससे 5 दिन पहले से कि 100 रुपए हर बच्चा लेकर के आएगा कि तुम्हारे टीचर का जन्मदिन है। तो क्या, अगर टीचर का जन्मदिन है, तो क्या बच्चे के माँ बापों का ये दंड है कि आपका जन्मदिन भी बच्चे के पैसे से मनाया जाए? 20,000 रुपए, मतलब सैलरी कितनी होती है टीचर की? जो सैलरी होती है कम से कम 49,000 रुपए टीचर की सैलरी होती है। क्या घंटे की सैलरी टीचर की होती है? क्या घंटा वो पढ़ाता है? 10 बजे या 10 या 11 बजे वो स्कूल में पहुंचता है और 2 बजे स्कूल से आता है, बाकी अपना फ्री टाइम। और ये लोग, और सरकार कितना सैलरी देती है? 49,000 या 50,000 कम से कम। और उन्हीं स्कूलों में प्राइवेट टीचरों को रखा जाता है मात्र 3,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना। और उनसे क्या टाइम दिया जाता है? अगर मान लीजिए 1 महीने की छुट्टी भी हो रही है, जैसे कि अब मई में छुट्टी होने वाली है और जून में स्कूल खुलेंगे, तो पूरा महीना छुट्टी का टीचर अपने घर गुजारेगी, उसको पैसा नहीं देंगे ये लोग। लेकिन उस छुट्टी का पैसा भी माँ बापों से वसूला जाएगा, यानी कि 1 महीने की जो छुट्टी हुई, उस छुट्टी का 1 महीना का भी पैसा वसूल किया जाए। अब गरीब आदमी पढ़ाए क्या, जिसमें सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं समझता हूं जब ना इंडिया पढ़ेगा और ना ही इंडिया बढ़ेगा, क्योंकि माँ बाप गरीब है, रिक्शा मेहनत मजदूरी करके जो है ना, जो 500 रुपए महीने का कमाता है, 500 रुपए से 15,000 रुपए महीने का हो गया। उस 15,000 रुपए महीने में घर का राशन भी भरेगा, बीमारी भी देखेगा, बच्चों को भी कैसे कैसे पढ़ाएगा। 15,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए, 15,000 रुपए मांगते हैं ये जो एडमिशन में। अगर किताबें बुक सेलर पे से लेने जाते हैं, तो बुक सेलर पता है कितना उल्लू बनाता है बुक सेलर। यानी कि बुक सेलर जो जो देगा, एक तो लोकल पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे बिल बना के देगा, पक्के बिल पे जो किताबें नहीं देता है। तो वहां पे जो है सरकार की चोरी बराबर हो रही है, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं है, सरकार नहीं देख पा रही है, या देख पा रही है तो अधिकारियों की अपनी जेबें भरी जा रही है। तो मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि सरकार को
इन स्कूलों के बारे में सोचना चाहिए। मेरे यहाँ ही नहीं, पूरे जिला अमरोहा के अंदर ऐसे सैकड़ों बिना मान्यता प्राप्त के स्कूल मिल जाएंगे जिनमें महान लूट चल रही है। सबसे पहले इन बुक सेलरों की जो ये ठेकेदारी है, ड्रेस की ठेकेदारी दुकानदारों को दे रखी है और किताबों की ठेकेदारी इन बुक सेलरों को दे रही है। सबसे पहले इन बुक सेलरों को या तो रजिस्ट्रेशन या तो इनका लाइसेंस बना देना चाहिए, या फिर इनसे किताब हटेगी सरकार को डायरेक्ट ही हर शहर में एक सरकारी दुकान बुक सेलरों बुक की खोल देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी रेटों पर वो बुकें मिले, जिससे कि हर गरीब बच्चा पढ़ सके। और जब एडमिशन होते हैं, ये टाइम एडमिशनों को चल रहा है, अगर सरकार अगर चाहे तो इन स्कूलों पर जांच बिठा सकती है, इन स्कूलों में जा जाके इनकी जो है जांच कर सकती है, और जिस स्कूलों में तादाद से ज्यादा फीस वसूली जाती है उन स्कूलों को फौरन बंद कर देना चाहिए, और जो स्कूल चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अब आता हूं मैं स्वास्थ्य विभाग पे। देखिए स्वास्थ्य विभाग के अंदर क्या मामला क्या चल रहा है। हमारे यहाँ शहर नगली के अंदर कुछ ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं जिनकी मान्यता प्राप्त जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और अगर उनके जो है अगर उनके बोर्डों पे देखा जाएगा तो सैकड़ों तरह की डिग्रियां इनके बोर्डों पे लिखी हुई है, लेकिन डिग्री किसी और की और चला कौन रहा कोई और डॉक्टर। ऐसा ही शायद नगली के अंदर बहुत सारे दर्जनों ऐसे जो है क्लिनिक और नर्सिंग होम है जो कि उन अस्पतालों में बेडों की जगह खाटे सज चुकी हैं, क्योंकि तेज गर्मी पड़ने लगी और तेज गर्मी से एक डायरिया रोग और वायरल चल रहा है। कई तरह के ऐसे रोग चल रहे हैं, क्योंकि टाइफाइड भी जो है ना लोगों को हो रहा है, और इसी को देखते हुए पैथोलॉजी लैबों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्लिनिकों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सक अमरोहा में बैठे हुए हैं, उनको हजारों तरह की जो है ना खबरें आप जो है ना लगाते रहो, लेकिन उनके कान पे क्यों नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हर महीना मैं समझता हूं कि अमरोहा जिले में कम से कम 5,000 डॉक्टर हैं, जिनमें से टोटल 110 ही नर्सिंग होम और क्लिनिक ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन है, बाकी सबके सब फर्जी हैं, क्योंकि आरटीआई के द्वारा खुलासा किया गया था। मुख्य चिकित्सक सत्यपाल सिंह जो कि अमरोहा के स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सक हैं, और उन्होंने ये खुलेआम हमें लिस्ट दी थी कि अमरोहा जिले के अंदर मात्र 110 ही डॉक्टर ऐसे हैं, क्लिनिक ऐसे हैं और नर्सिंग होम ऐसे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के हैं। उसके बाद में अब आ जाते हैं बात हसनपुर क्षेत्र में। आप हसनपुर क्षेत्र में देखिए, एक गजरोला अड्डा से लेके रहरा अड्डे तक, और रहरा अड्डे से लेके शाहपुर तक, और शाहपुर से रहरा तक आपको सैकड़ों कई दर्जन के हिसाब से ऐसे नर्सिंग होम मिल जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि स्वास्थ्य विभाग को हफ्ते में या महीने में पैसा पहुंच जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग के जाने कोई मरे या जिए, मरीज मरे या जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी टाइम से क्षेत्र में नहीं घूम पा रही है, और अगर हम मान लो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सक सत्यपाल सिंह जी से अगर हम फोन पे बात करते हैं, या मान लो उनका बर्डन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो फोन रिसीव करते हैं, लेकिन उनका एक ही कहना, 4 महीने से उनका एक ही कहना चलता आ रहा है कि हम टीम बना रहे हैं, हम टीम बना के काम करेंगे, हम देखेंगे, हमें पता है, हमें शिकायतें आ रही हैं, हमें लिस्ट दीजिए कि ऐसे कौन कौन से स्कूल है जिनकी लिस्ट, वो जो क्लिनिक है उनकी लिस्ट हमें दीजिए, और लिस्ट के हम आधार पे हम कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई करने का स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने का नाम नहीं लेता, और वहीं अमरोहा स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी हैं शरद कुमार, वो तो पत्रकारों का फोन रिसीव करना पसंद नहीं करते। कितना भी बड़ा पत्रकार है वो फोन रिसीव करना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पत्रकार मान लो खबर लगाता है, तो जो खबर छपती है उस खबर के आधार पर उसी डॉक्टर को फोन किया जाता है कि आपकी खबर छपी है और हम आपके जो है ना दुकान को सील करने वाले हैं, तो सील करने से पहले ही पैसा पहुंच जाता है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सक के ड्राइवर से और जो नोडल अधिकारी हैं उनके ड्राइवर, इनके सब छोटे छोटे जो नीचे अधिकारी जो प्राइवेट अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उगाही पे उगाही करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है
अमरोहा जिले के अंदर वो इतनी लचीली हो चुकी है कि 2 कौड़ी का डॉक्टर, यानी कि अगर उसने किसी डॉक्टर के पास में अगर कंपाउंडरी कर ली, वो इंजेक्शन लगाना सीख गया, पुड़िया बांधना सीख गया, फोन नहीं अगले दिन जो है क्लिनिक खोल लेता है, और क्लिनिक खोलने के बाद में मरीजों का दुरुपयोग करते हैं। अभी मेरे यहाँ हसनपुर में, हाँ, एक चीज और, डॉक्टर के पास में जो ये जच्चा बच्चा जो केंद्र खुले हुए हैं ना, जिनकी जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, हसनपुर के अंदर कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं कि पूरा पूरा दिन वैन गाड़ियां दौड़ती हैं, प्रचार करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, और पूरे गांव में नहीं पूरे जिले में भ्रमण होता है, और यहाँ तक कि जिला भी पार कर देते हैं। पूरे बैन पोत रखी है, पूरे अस्पतालों के नाम खोल दिए गए, नाम लिख दिए गए हैं, और बैन गाड़ी मुस्तकिल जो है ना दौड़ती है, आंधी आए तूफान आए, लेकिन प्रचार में। क्या स्वास्थ्य विभाग को ये इस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग को नहीं देखना चाहिए कि ये बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल नर्सिंग होम चल रहा है और हम आंखें बंद किए हुए बैठे हैं? अभी अभी ये मान लो कोई हादसा अगर हो जाता है, तो हादसे में पता है क्या होता है? प्राइवेट जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, वो मरीज के घर पे 2-4 लाख रुपए दे देते हैं, और 2-4 लाख रुपए जो 2-4 पत्रकारों को दे देते हैं, और 2-4 जो है वो लोग, मतलब 8-10 लाख रुपए बांटने के बाद में अपना अपना अस्पताल बचा लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी पैसा पहुंच जाता है, और ये रफा दफा कर लेते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ये सोचना चाहिए कि आखिर इन पैसों के बदले में हम गरीब जनता की जान ले रहे हैं। आखिर विभाग को भी सोचना चाहिए, और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को ही नहीं, अमरोहा के जिला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। जिला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र का भ्रमण क्यों नहीं करते हैं, क्षेत्र में जाकर जांच क्यों नहीं करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य सेवाएं जो लचीली हो चुकी हैं, जो सरकार स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं लगा रही है, जो ला रही है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग ने जो योजनाएं लाई है, सरकार जिला जिला अस्पताल में जाकर के 1 रुपए में जो इलाज होता है, 1 रुपए में सारे शरीर की जो जांचें हो जाती हैं, और वही जांचें क्षेत्र में 500 रुपए में हो रही है। तो अब अगर ये सरकार या स्वास्थ्य विभाग अगर जनता में जाए और अगर भ्रमण करे और जांचें करे, तो मैं समझता हूं कि जनता इन झोला छाप डॉक्टरों पर जाने के बजाय जिला अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पसंद करेगी। कितने सारे जो है आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, सरकार कहती है कि हमने 5 लाख का 5 लाख का जो है ना इलाज मुफ्त कर दिया। कहां कर दिया आपने 5 लाख का इलाज? ये झोला छाप डॉक्टर किसी को अस्पताल तक जाने दे, तब 5 लाख का इलाज आप मुफ्त करो ना। 10 रुपए की दवा में कम से कम 12 गोलियां, 12 टैबलेट ये देते हैं। अब बताइए, एक टैबलेट, अगर उसी टैबलेट को अगर आप मेडिकल पे लेने जाओगे तो 17 से 18 रुपए की वो जो टैबलेट मिलेगी, और वही टैबलेट झोला छाप डॉक्टर जो है वही टैबलेट 20 रुपए की दवा में कम से कम 12-13 जो है ना टैबलेट देता है। क्योंकि एक पुड़िया में अगर मान लो उन्हें 3 टाइम की अगर दवा दी, सुबह दोपहर शाम, तो मान लीजिए 6 18 गोली जो है ना 20 रुपए की दवा देता है, और 1-2 गोलियां लिख देता है मेडिकल को, उनमें की ही 2 गोलियां कम से कम 35 रुपए की जो है ना मेडिकल वाला देता है, क्योंकि मेडिकल और क्लिनिक का तालमेल मिला हुआ होता है। क्योंकि वो टैबलेट मुश्किल से 12 या 13 रुपए की होती है, लेकिन वो 18-20 रुपए की होती है। इसी तरीके से कम से कम एक दिन में एक मेडिकल वाला एक क्लिनिक की लिखी हुई दवाई कम से कम 100 से 150 टैबलेट बेच देता है। अगर एक टैबलेट पे मान लीजिए 6 रुपए भी बीते, तो कितने हो गए? अगर 100 टैबलेट भी उसने बेची तो 600 रुपए हो गए। उन 600 रुपए का जो है 600 रुपए का 500 रुपए क्लिनिक वाले को जाता है, और बाकी जो दवा का जो परसेंटेज और जो बचा वो मेडिकल वाले की जेब में जाता है। जगह जगह पे मेडिकल, जहां 4 दुकानें हो गई वहां पे मेडिकल खोल लिया गया, और मेडिकलों की स्थिति भी ऐसी है क्योंकि मेडिकल की जो टैबलेटें होती हैं, जो टैबलेट के जो पत्ते होते हैं ना, उनपे जो है ना थिनर से उन टैबलेटों के पत्तों से जो है प्राइस को मिटा दिया जाता है, और एक मोहर बनवा ली जाती है, उसी तरह की मोहर बनवा ली जाती है, और नए प्राइस बढ़ा करके उस पर मोहर लगा दी जाती है। क्योंकि ये हो गया एक पत्ते पे 10 गोलियों के पत्ते पे 10 रुपए का फर्जी 10 या 20 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जनता को नहीं पता। जनता को सिर्फ लूट ही लूट है, बाकी और कुछ नहीं है। जनता के साथ लूट खसोट हो रही है, सरकार आंखें बंद किए हुए है। सरकार को चाहिए वोट, जनता वोट देती है, अब चाहे जनता लुटे या मरे या पिटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आ जाती है
क्योंकि आज मैं जो है ना नई नई परतें में खोलने पे लगा हुआ हूँ। अब बात आती है खदान पे। जो खदान के जो इंस्पेक्टर हैं, जो विभाग है, जो तहसीलदार है, वो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। वो सुबह से शाम तक शहद नगरी क्षेत्र में, थाना शहद नगरी क्षेत्र में, थाना रहरा क्षेत्र में, थाना हसनपुर क्षेत्र में दवा के सुबह के टाइम 4 बजे से लेकर सुबह 3 या 4 बजे से लेकर सुबह 7 या 8 बजे तक दवा के ट्रैक्टर चलते हैं। जब तक पुलिस अधिकारी अपनी जो है ड्यूटी पे आते हैं तब तक कम से कम 100 ट्राली डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है। कई कई लाख रुपए का ठेका ये लोग करते हैं। सरकार को रोज का लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है इन खदानों की तरफ से। अब वो खदान करते कौन है? देखिए, कुछ तो होते हैं सभासद, हमारे यहाँ सभासद कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं बोलने में कोई जो है रिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि एक अगर परमिशन अगर 4 ट्रैक्टरों के लिए, तो ट्रैक्टर कितने चल रहे हैं? अगर 4 ट्रैक्टरों की परमिशन दी है एक दिन में कि 20 ट्रॉली मिट्टी डलनी है, तो 20 नहीं 100 ट्रॉली मिट्टी पड़ती है, क्योंकि 4 ट्रैक्टर एक ही चलाता है और पूरा दिन चलते हैं। कहीं कहीं सत्ता का इतना तेज नशा है कि सत्ता के बल पे खदान चल रहा है, लेकिन तहसीलदार और विभाग खामोशी के साथ में बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। कोई अगर तहसीलदार को फोन करता है कि सर वहां पे खदान चल रहा है, आप जाकर के देखिए, तो वो आपके फोन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि टांग पर टांग रख कर चले हैं और 10 या 20 हजार रुपए पर डेली के आते हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है कार्रवाई। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार ऐसे विभाग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती जहां लूट और खसोट चल रही है? अब बात आती है राशन डीलरों पे। राशन डीलरों पे जब पोस्ट मशीन जो सरकार ने जो आवंटित कर दी डीलरों को, तो डीलरों का एक खेल चल रहा है जिसमें हसनपुर, शहद नगरी, ढक्का, उझारी, गलसुआ सब में ही ये चल रहा है। टोटल गांव में ही चल रहा है, क्योंकि जब पास मशीन जो है डीलरों को आवंटित करा दी सरकार से, तो वो मशीन के अंदर एक खामी है, क्योंकि जो मशीन है उस मशीन से उस कांटे को ज्वाइन कर दिया गया है और वो एक 5 किलो ही तोलती है। मतलब राशन एक जो राशन लेने वाला होता है, जो पात्र होता है, और जो जिसका नाम राशन की बुक में होता है, उसका 5 किलो का राशन एक परिवार के एक सदस्य के लिए दिया जाता है, तो वो मशीन उसी तरीके से पूरा तोलती है। अब इन्होंने अब राशन जो जब लेने जो लोग जाते हैं, वो पूरा राशन उस मशीन पे तोला जाता है, जो सरकार ने वो मशीन डीलर को दे रखी है। अब वो पूरा, जैसे मान लीजिए एक एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 के हिसाब से 25 किलो राशन हो जाता है। वो 25 किलो राशन उस कांटे पे तोला जाता है, और 25 किलो राशन तोलने के बाद में वही राशन दूसरे बराबर के जो पुराना कांटा इनका होता है, उस कांटे पर रखा जाता है, और उसमें से 2 किलो के हिसाब से कम या 1 किलो के हिसाब से कम किया जाता है। मतलब जहां 25 किलो था, वहां से 5 किलो उसमें से निकाल लिया जाता है, और 20 किलो राशन वाले को राशन दे दिया जाता है। अगर मान लो वो पलट के कहता है कि आपने इसमें से निकाला क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता कि ये मशीन में ये है वो है। मतलब एक नया फर्जी वाला एक नया बहाना बना दिया जाता है, और वो राशन वाला बेचारा शिकायत करे तो कहां करे? अगर मीडिया के पास में शिकायत करे, अगर वो जाता है मीडिया के पास जाता है शिकायत करने, तो मीडिया कर्मी राशन डीलर को फोन करता है कि हेलो जी, बोले आपकी शिकायत आ रही है, आपका हमारे पास में फोटो आया, आपका वीडियो आपके हमारे पास में आया, हम खबर लगाने जा रहे हैं क्योंकि आपने राशन में कटौती की है। तो क्या होता है, जेब गर्म हो जाती है, पैसा पहुंच जाता है, गरीब की आवाज को वहीं दबा दिया जाता है। इसी तरीके से मीडिया जिम्मेदार है, इस चीज में मीडिया जिम्मेदार है। अगर मीडिया चाहे तो राशन की एक भी दाने की कटौती नहीं होगी। जिला आपूर्ति अधिकारी को जब फोन किया जाता है कि वहां राशन डीलर गड़बड़ कर रहा है, वहां राशन डीलर पूरा राशन नहीं दे रहा, तो आपूर्ति अधिकारी डायरेक्ट डीलर को फोन करता है और कहता तेरी शिकायत आई है। शिकायत आने का मतलब होता है कि 10,000 रुपए की गड्डी आपूर्ति अधिकारी को पहुंचा दी जाए। तो क्या ऐसा देश चलेगा? तो क्या जनता के साथ में ये होगा? वोट लो तुम, वोट ले सरकार, वोट ले एमएलए, वोट ले एमपी, वोट ले प्रधान, लेकिन नुकसान किसको दिया जाता है? जनता को।
सरकार कहती है हमने 5 किलो राशन फ्री दिया, आपने 5 किलो राशन फ्री दिया कहाँ है? आप जरा क्षेत्र में भ्रमण करा के तो देखिए, किलो की जांच करा के तो देखिए, जो राशन लेने वाले लोग हैं उनसे जरा पूछ कर तो देखिए, क्या तुम्हें 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है या नहीं, या 5 ही किलो मिलता है या 3.5 किलो मिलता है या 3 किलो राशन मिलता है? नहीं मिलता पूरा। लेकिन इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि देखिए, पब्लिक की जो पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक चाहती है कि पब्लिक का जो भरोसा है वो मीडिया पे और विभाग और प्रशासन पे, क्योंकि दो लोगों पे, प्रशासन पे और मीडिया पे, क्योंकि जनता सोचती है कि हमारी दबी हुई आवाज मीडिया उठाएगा और जनता सोचती है कि हमारे साथ में जो इंसाफ प्रशासन करेगा, लेकिन ना ही इंसाफ प्रशासन से हो रहा है और ना ही इंसाफ मीडिया से जनता को मिल रहा है। अगर कहीं जुआ चल रहा है और मीडिया को पता चल जाए कि वहां जुआ चल रहा है, तो फौरन गाड़ी जाएगी, फोर व्हीलर गाड़ी जाती है और फोर व्हीलर गाड़ी जाने के बाद में जुआ खेलने वाले पे जो ठेकेदार होता है, जो जुआ कराता है, उसे 5-10 हजार रुपए यूं ही जाते हैं और जुआ प्रॉफिट चलता रहता है। तो क्राइम बढ़ा नहीं, क्राइम घटा नहीं, क्राइम बढ़ा है। और बढ़ा किसके जरिए से? मीडिया कर्मियों के जरिए से। मैं एक छोटा सा, मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे पहले भी पत्रकार हैं और वो खुद ही कहते हैं कि हमने 13-13 साल मीडिया में हमने काम किया, 13 साल से हम मीडिया में। तो 13 साल से मीडिया में आने के बाद में आपने देश के लिए उखाड़ा क्या? आपने अपने जिले के लिए उखाड़ा है क्या? क्या आपने किसी सच्चाई के दम पे क्या कोई अवार्ड सरकार से लिया गया? क्या आपको, आपने अगर 20 साल भी अगर मीडिया के अंदर आपको काम करते हुए हो गया है, तो क्या जनता के लिए आपने काम क्या किया? क्या आपकी सच्चाई को खुश, आपकी सच्चाई से खुश होकर के क्या विभाग ने आपको कोई अवार्ड दिया या सरकार ने आपकी पीठ थपथपाई? ऐसा कौन सा कार्य आपने किया जिससे कि आप 20 साल से आप मीडिया में हैं, 13 साल से आप मीडिया में, आप कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम बोलना जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो आपने किया क्या? क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपकी जनता खुश हो या सरकार खुश हो, या आपने आपने आपकी वजह से किसी एक गरीब का घर बसा? क्या आपकी वजह से किसी गरीब को इंसाफ मिला? क्या आपकी वजह से कोई बेगुनाह जेल जाने से बचा? क्या आपकी वजह से जो क्षेत्र में गलत कार्य हो रहे थे, क्या उन पर कोई पाबंदी लगी? अगर आप सच्चे ईमानदार हैं तो क्यों ये सारी चीजें क्यों नहीं? क्या मीडिया का काम थाने के आगे रहने का है? क्या मीडिया का काम पुलिस की दलाली करने का काम क्या क्या करने का है? क्या मीडिया का काम सारा दिन गाड़ियों में घूमना, एयर कंडीशन गाड़ियां लेकर के घूमना? क्या मीडिया का काम चुगली करना है? मीडिया का काम सिर्फ एक है, जनता की आवाज को उठाना है। मीडिया का काम है कि जहां विभाग ना पहुंचे, जहां प्रशासन ना पहुंचे, वहां मीडिया अपने माइक के द्वारा, अपने कलम के द्वारा खड़ा हुआ मुस्तैद मिले। जहां मीडिया का फायदा होता है वहां तो मीडिया का हर कर्मचारी वहां पर पहुंच जाता है, हर रिपोर्टर पहुंच जाता है, जिसको पता नहीं है वो भी पहुंच जाता है। लेकिन जहां सवाल आता है जनता का, जहां सवाल आता है जनता की पैरोकारी करने का, जहां सवाल आता है जनता को इंसाफ दिलाने का, वहां से मीडिया गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्यों मीडिया गायब होता है? क्यों मीडिया पे सवाल खड़े नहीं किया जाए? मैं भी मीडिया कर्मी हूं, सवाल मुझ पे भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सवाल मुझ पे भी खड़ा होना चाहिए। आज मैं खुल के मीडिया वालों का, आज मैं खुल के कुछ पत्रकारों का जो है, जो मुखालफत नहीं कर रहा, जो कि अगर नाम लेने के लिए बैठ जाऊं तो मीडिया वालों के पैरों के नीचे, कुछ पत्रकारों के पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ जागरूक करना चाहता हूं, मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूं, मैं पत्रकारों को ये बताना चाहता हूं कि आपको, आपके पास में कलम की ताकत है, उस कलम की ताकत से गरीबों को इंसाफ दिलाइए। जिन लोगों को योजना, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक गरीब खड़ा होकर तरस रहा है कि कोई मीडिया वाला आएगा और मेरी आवाज सुनेगा और मुझे इंसाफ दिलाएगा। लेकिन आज वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज उन सारी चीजों पे, क्योंकि पब्लिक का मीडिया वालों पे भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आज पता है मीडिया वालों क्या कहता है? अभी एक हसनपुर में एक मीडिया कर्मचारी, खैर मैं नहीं खोलना चाहता क्योंकि सबको एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं उस भाई से भी कहूंगा कि देखिए, तरीके से काम कीजिए, गरीब को मत सताइए, गरीब की आवाज आप बनिए। गरीब की आवाज आप बनोगे
तो एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा। आप मिलकर काम कीजिए, आपके पास में कलम की ताकत है, आप उस कलम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, गरीबों के लिए इस्तेमाल कीजिए, गरीबों के लिए लड़िए। तो आपकी जो भावना है वो गरीब के दिल में, जनता के दिल में जागेगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि मीडिया को आगे आना चाहिए। मीडिया पुलिस के लिए नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग अपना अलग काम कर रहा है, मीडिया को अपना अलग एक काम करना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए मीडिया है और जनता के लिए ही पुलिस प्रशासन है। जो अधिकारी रिश्वत लेते हैं, आप उनके खिलाफ लिखना शुरू कीजिए। जो विभाग जनता के लिए काम नहीं करता है, स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है आज अमरोहा जिले की, वो इतनी बुरी हालत है, क्योंकि मुख्य चिकित्सक और जो नोडल अधिकारी शरद कुमार गुप्ता है, मुख्य चिकित्सक सत्यपाल सिंह है, उनके वादे कम होते नहीं है, उनके वादे कम नहीं होते हैं। वो हर बार में कहते हैं कि हम कार्य करेंगे, हम टीम लेकर के जाएंगे, हम अस्पताल पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने भी ठाना है कि इन झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करवानी है, क्योंकि ढक्का के अंदर, शायद नगली के अंदर, हसनपुर के अंदर, गुजारी के अंदर, अलीपुर सर्किट भूड़, ढक्का के अंदर, अलीपुर भूड़ सड़की में 4-5 अस्पताल नर्सिंग होम ऐसे हैं जो कि महिलाओं की डिलीवरी करते हैं, और रात में जो है उनकी डिलीवरी होती है, और डिलीवरी से महिलाओं की मौत भी हो जाती है, और मौत होने के बाद में रात को ही जो है रफा दफा मामला ले दे करके कर लिया जाता है। कुछ पत्रकारों को, कुछ विभाग को, कुछ प्रशासन को पैसा दे करके जो है ना रफा दफा कर लिया जाता है। लेकिन जिस परिवार की महिला मरी, उसका क्या उस महिला को इंसाफ मिला? अगर 2-2.5 लाख रुपए उसके परिवार को दे भी दिए, लेकिन फिर उसको डरा दिया जाता है, उस परिवार के सदस्यों को डरा दिया जाता है कि अगर आपने अब कोई भी अगर किसी को भी अगर बाइट दी या किसी को भी आपने अगर जो है बताया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको जो पैसा दिया है ना, वो कैमरे में कैद हो चुका है कि हम वो वीडियो चलाएंगे जो आपको पैसा दिया। वो बेचारा डर के घर बैठ। तो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए, और या तो इनको ताकीद करनी चाहिए कि ये क्षेत्र में जाकर भ्रमण करें, क्षेत्र में जाके झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होम जो कि अवैध वसूली कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा तरीके से जो काम कर रहे हैं, उन पे काम करना चाहिए। और दूसरी एक चीज और मैं कहूंगा, जो ग्राम प्रधान है, जो नरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनाए हुए हैं, जो रोजगार सेवक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ग्राम समाज की भूमि, ग्राम समाज की जमीनों को भू माफियाओं ने जकड़ रखा है, उनके चंगुल से छुड़ा करके सरकार को उन जमीनों पर कोई जो है सरकारी बिल्डिंग बनानी चाहिए, या अस्पताल बनाने चाहिए, या स्कूल बनाने चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि हसनपुर के अंदर, शायद नगली के अंदर, ढक्का के अंदर, अलीपुर सर की भूड़ में ये जितनी प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, जो बिना धारा 80 के जो ये लोग जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना रोज लग रहा है, उनके खिलाफ भी जांच करके प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अगर सरकार कदम उठाए, तो सरकार को मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए का सरकार को फायदा होगा, और इन डीलरों पर जांच बिठाई जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय था, वो विषय मैंने आप सभी के सामने रखा। मैंने सरकार तक मेरी आवाज अगर जा रही हो, अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, तो जो मैंने बोला है उन कार्यों पर सरकार अगर कार्य करे या उनकी जांच करे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा मैसेज जनता में जाएगा, और सरकार की आलोचना की वजह सरकार की बढ़ाई भी होगी, लोगों के दिल में सरकार के लिए भावना होगी, और सरकार के लिए काम करने की लोगों में जागरूकता भी होगी। और विभाग प्रशासन को भी सरकार को देखना चाहिए कि विभाग किस तरीके प्रशासन और विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि घोटाले